नमस्कार दोस्तों, अनुपस्ट्री जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि विज्ञान और यह जो है वो कृषि के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, कृषि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने योजना, पंचवर्षीय योजना, उत्तर प्रदेश की योजना, भारत की योजना और उससे पहले हम लोगों ने भूमि पैमाइश, जितने विभाग होते हैं और जितने भी टॉपिक थे हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कृषि और इसके बाद ये भारत के संक्षेप में पढ़ेंगे और इसके बाद पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के संक्षेप में। मतलब कृषि जो है हम लोग भारत के संक्षेप में भी पढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश के। तो पहले हम लोग भारत की कृषि देखेंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश की कृषि। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला हम लोगों का है कृषि विज्ञान। हम लोग पढ़ेंगे कृषि विज्ञान से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे उन सभी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपकी स्क्रीन पे ये जो है कृषि विज्ञान की सबसे पहले देखिए शाखाएं हैं। हम लोग कृषि विज्ञान के अंतर्गत इतने टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कौन सा टॉपिक देखेंगे? कृषि विज्ञान की शाखाएं देखेंगे। कृषि विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान, ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कृषि के प्रकार, जैसे कृषि के प्रकार में स्थानांतरित कृषि हो गया, झूम खेती हो गया, ये सब देखेंगे। और उसके बाद फसलों का वर्गीकरण करेंगे। फसलों का वर्गीकरण मौसम के आधार पर, उसके बाद खाद्यान्नों के आधार पर जितने भी प्रकार के होते हैं उनको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे फसलों का वर्गीकरण और उसके बाद फसलों और उनकी किस्में, जो जैसे गेहूं की फसलों की कौन कौन सी किस्में हैं और चावल की कौन कौन सी किस्में हैं। तो जो किस्में हैं वो किस्म आपको याद रखना है। उसके बाद फसल और उत्पत्ति देखेंगे, स्थल, मतलब कौन सी फसल का कौन सा देश उत्पत्ति स्थल माना जाता है, क्योंकि इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। पौधों के मुख्य पोषक तत्व और उनके कार्य, जैसे कि फास्फोरस का क्या काम होता है फसलों में, कैल्शियम का क्या कार्य होता है फसलों में, ये सब चीजें देखेंगे। और संज्ञान, देखिए यहाँ से एक प्रश्न बना था यूपी ट्रिपल एससी में कि कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। तो कल्प वृक्ष किसे कहते हैं यह प्रश्न बना था। और कल्प वृक्ष जो है वो नारियल को कहा जाता है। तो ये जो संज्ञाएं दी जाती हैं, जैसे मान लीजिए दिया था गरीबों का सेब किसे कहा जाता है, ये सब प्रश्न बन चुकी हैं और ये सब प्रश्न आते ही आते हैं। अब देखिए ये जो हमने डिवाइड किया है, इतने वर्गीकरण किया है, ये सब चीजें, इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ते समय इतना याद रखेंगे कि ये सारी चीजें परीक्षा की दृष्टि से बनाया हुआ है। हम लोग वही चीजें देखेंगे, फैक्ट के रूप में देखेंगे, क्योंकि जो हमारे एग्जाम में आए, जो हम लोग लेखपाल का एग्जाम देंगे तो ग्राम विकास, ग्राम संबंधी जितने भी कृषि से रिलेटेड चीजें होंगी वो लोग जरूर देखेंगे, वो बातें जरूर देखेंगे। और इसके बाद देखिए हमने आपको बताया कृषि पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की कृषि पढ़ेंगे। ये सब पढ़ने के बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कृषि शब्दावली, जो हाल ही में जो शब्दावली जो नए नए हुए हैं उनको देखेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो चलिए बिना देर किए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे कृषि विज्ञान की शाखाएं। कौन कौन सी शाखाएं हैं देखिए, आप लोग स्क्रीन पे देखते रहिए। जो भी टॉपिक से जो भी अच्छे चीजें होंगे वो चीजें हम लोग देख लेंगे। और जो एग्जाम की दृष्टि से देखिए, एंटोमोलॉजी भी आया हुआ है एग्जाम की दृष्टि से, और मृदा संरक्षण भी आया हुआ है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी आया था, मृदा विज्ञान, ये जितने भी हैं इसमें ये सभी क्या है एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, उन्हीं चीजें का हमने कलेक्शन लिया है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है? फसलों पर लगने वाले कीट और उनकी रोकथाम के उपाय का अध्ययन। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान। कभी कभी अब देखिए ये जो हमने हिंदी में लिखा है, एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछता है, क्योंकि आपसे कीट विज्ञान हिंदी में नहीं पूछेगा, आपको एंटोमोलॉजी ही पूछेगा। क्योंकि कीट विज्ञान पूछेगा तो आपको पता चल जाएगा इसके अंतर्गत कीटों की अध्ययन किया जाता है। तो एग्जाम में ऐसे ही अब प्रश्न पूछे जाते हैं कि एंटोमोलॉजी किस क्षेत्र से संबंधित है, इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है। तो एंटोमोलॉजी में जैसे जो फसलें में कीटें लगती हैं उनके बारे में अध्ययन करना, क्योंकि कुछ कीटें होती हैं जो फसलों के लिए क्या होता है इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ फसलें लाभ पहुंचाती हैं, कुछ कीटें जो होती हैं फसलों को लाभ पहुंचाती हैं, कुछ कीटें होती हैं जो फसलों को ना तो लाभ पहुंचाती हैं ना ही हानि पहुंचाती हैं, और कुछ ऐसे कीट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हानि पहुंचाती हैं फसलों को। तो इन सब चीजों के बारे में, इन सब कीटों के बारे में अध्ययन ही एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी का मतलब क्या है? पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान,
ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हिंदी से नाम आपको पता चलेंगे क्या क्या पादप में मतलब पौधों में लगने वाली, फसलों में लगने वाली रोग जो होती हैं, उनकी बीमारियों एवं उनकी रोकथाम करते हैं। उनमें कौन कौन से जो रोग लगते हैं उनको किस तरह से रोका जाए, उनकी रोकथाम के बारे में अध्ययन किसमें होता है, प्लांट पैथोलॉजी में होता है, पादप रोग विज्ञान में। ठीक है। अगला है मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण मतलब सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन अगर आपको इंग्लिश में पूछता है सॉइल कंजर्वेशन, तो वहां पे आपको याद रखना है कि मृदा संरक्षण को सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। सॉइल कंजर्वेशन के अंतर्गत मृदा के अपरदन को और उर्वरा शक्ति को नष्ट होने से बचाना, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब मिट्टी को, मृदा को किस तरह से अपरदन से रोका जाए, मृदा को किस तरह से उपजाऊ बनाया जाए, उनकी जो उर्वरता शक्ति हो खत्म न हो, नष्ट न हो, इसका अध्ययन सॉइल कंजर्वेशन के अंतर्गत किया जाता है, मतलब मृदा संरक्षण के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद देखिए है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के अंतर्गत इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कृषि अभियंत्रण। अगर आपको हिंदी में पूछेगा तो हिंदी में आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है कृषि अभियंत्रण। ठीक। तो एग्रीकल्चर इंजीनियर इसमें क्या होता है, जो कृषि कार्य में जो भी मशीनें प्रयुक्त होती हैं, उनके कलपुर्जे जो प्रयुक्त होते हैं, उसके बारे में अध्ययन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के अंतर्गत होता है। अगला है मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान इसमें क्या होता है, मृदा से संबंधित जो अध्ययन भी होते हैं उसको मृदा विज्ञान कहते हैं। और मृदा विज्ञान याद रखिएगा, इसमें हिंदी में जब पूछेगा मृदा विज्ञान तो आप आराम से मृदा विज्ञान मृदा संबंधी अध्ययन से रिलेटेड है, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए अगला है एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री। एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कृषि जीव रसायन। कृषि जीव रसायन, ये किसका मतलब है, एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री का, कृषि जीव रसायन, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद देखिए इसमें क्या किस चीज का अध्ययन किया जाता है, इसमें फसल से संबंधित जीव रसायनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर को कहते हैं बागवानी। बागवानी, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर को बागवानी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें क्या होता है, फलों वाली फसलों तथा भागों के प्रबंध का अध्ययन। मतलब यह कहा जा रहा है कि जो फलें होती हैं या जो फसलें होती हैं उनके जितने भी भाग होते हैं उनके प्रबंध में का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत होता है। सब्जी तथा फूल वाली फसलों का भी अध्ययन होता है। जो सब्जी होती हैं या फूल वाली जो सब्जी होती हैं या फूल वाली जो फसलें होती हैं उसका भी अध्ययन बागवानी के अंतर्गत किया जाता है। ऐसा कहने कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद देखिए प्लांट जेनेटिक्स। प्लांट जेनेटिक्स का मतलब क्या है, हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे पादप आनुवांशिकी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पादप आनुवांशिकी। इसमें क्या होता है, जो पौधों का जो फसलों का प्रजनन होता है उसमें जो नई जातियां होती है उनके विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा हुआ है पादप प्रजनन और नई जातियों के विकास का अध्ययन जो है वो प्लांट जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। चलिए अब हम लोगों ने कृषि विज्ञान शाखाओं को देख लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, देखिए पहला है स्थानांतरित कृषि, और उसके बाद है स्थानबद्ध कृषि, जीविका कृषि, गहन कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण या बगानी कृषि। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको याद रखना है इन सब चीजों को। कृषि के कितने प्रकार होते हैं ये नहीं याद रखना है कि कितने प्रकार के होते हैं, ये नहीं पूछता एग्जाम में, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, गहन कृषि किसे कहते हैं, बगानी कृषि किसे कहते हैं, और रोपण कृषि किसे कहते हैं। तो कृषि में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्थानांतरित कृषि क्या होता है। इस कृषि में किसी भी जंगल में या वन में किसी भी एक खंड को क्या किया जाता है, वहां के पेड़ पौधों को काट के जला दिया जाता है, वहां का स्थान साफ कर लिया जाता है, फिर उसके बाद उसमें कृषि की जाती है। और जब उसकी भूमि उर्वरता समाप्त हो जाती है तब वहां पे क्या कहता है, उस स्थान को छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में उसको क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, क्या होता है इसमें, वनों को साफ किया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, उस पर कृषि की जाती है, उसको जला दिया जाता है और फिर उसके बाद उस पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है।
ठीक है, उस पर उसके बाद कृषि की जाती है। इसको जो स्थानांतरित कृषि है इसको बूश फेलो कृषि भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बूश फेलो कृषि। तो ये प्रश्न जो है एग्जाम में आ चुका है, तो आपको इसको याद रखना है, बूश फेलो कृषि किसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको बूश फेलो कृषि किसे कहते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा है स्थानबद्ध कृषि। इसमें क्या होता है, एक निश्चित, इसमें देखिए एक निश्चित स्थान पर स्थायी रूप से बसकर कृषि की जाती है। ठीक है, एक निश्चित स्थान पर बसकर स्थायी रूप से कृषि की जाती है और यह विश्व में सबसे ज्यादा स्थानबद्ध कृषि की जाती है। विश्व में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा स्थानबद्ध कृषि की जाती है। ठीक है, अगला देखिए जीविका कृषि। जीविका कृषि क्या होता है? ऐसी कृषि जो संपूर्ण रूप से क्या हो, जो संपूर्ण रूप से खेती करने वाले परिवार के लिए होती है। ठीक है, ऐसी कृषि जो संपूर्ण रूप से परिवार के लिए की जाती है, जो भी परिवार के लिए की जाती है वो खेती क्या की जाती है? जीविका, जो जीविकोपार्जन के लिए कृषि की जाती है। जैसे इनमें कौन कौन से फसल आते हैं? जैसे गेहूं और चना, गेहूं, चना, धान, तो ये सब चीजें आती हैं इसके अंतर्गत। और देखेंगे तो ज्वार, मक्का, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, और सब्जी भी इसी के अंतर्गत आता है। तो जीविका कृषि के अंतर्गत क्या हुआ, हमने आपको बताया, इसमें किसी परिवार के लिए जो कृषि की जाती है वही होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए है अगला गहन कृषि। गहन कृषि में क्या होता है? गहन कृषि में अधिक से अधिक कितना उत्पादन की जाए, इस कृषि में अधिक से अधिक कितना उत्पादन की जाए, इसीलिए अधिक से अधिक कृषि करने के लिए जो भी चीजें जरूरत पड़ती हैं, अच्छे से अच्छे रासायनिक चीजें, अच्छे से अच्छे जो भी कल पुर्जे जरूरत होते हैं कृषि में, वो सारी चीजें गहन कृषि में की जाती हैं। इसका मकसद ही होता है कि चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन उसमें अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। ठीक है, इसमें कैसे चीजें उपयोग होती हैं? जैसे रासायनिक उर्वरक, जो अच्छे चीजें होंगे रासायनिक उर्वरक, ठीक है, और सिंचाई, हरी उर्वरक, अच्छे कीटनाशक, ये सब चीजें का प्रयोग किया जाता है गहन कृषि के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए अगला है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती में क्या होता है? इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। अगला है रोपड़ या बगानी कृषि। रोपड़ या बगानी कृषि, अब देखिए इसमें क्या होता है? पूर्ण रूप से यह व्यापारिक उद्देश्य से होता है। ठीक है, यह पूर्ण रूप से व्यापारिक उद्देश्य से होता है। इसमें नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये जो रोपड़ या बगानी कृषि होता है, इसमें नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता है। बड़े बड़े फार्मों की स्थापना की जाती है इसमें, और जैसे बड़े बड़े फार्मों की स्थापना की जाती है, बड़े बड़े जैसे कारखानों में काम किए जाते हैं, उसी तरह से रोपड़ या बगानी की एक तरह से खेती की जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें वे फसलें होती हैं जो क्या होगा, अभी हमने आपको बताया, जो व्यापारिक उद्देश्य से हो। जैसे कौन कौन सी फसलें? जैसे मान लीजिए रबड़ हो गया, कोको हो गया, और कहवा हो गया, चाय, कपास, पटसन, ये सभी फसलें जो हैं वो रोपड़ या बगानी कृषि के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब हम आशा करते हैं कि कृषि के प्रकार हमने जो आपको बताए, स्थानांतरित कृषि, स्थानबद्ध कृषि, और जीविका कृषि, गहन कृषि, मिश्रित खेती, और उसके बाद रोपड़ या बगानी कृषि, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यही चीज है, एग्जाम में अगर इससे प्रश्न बनते हैं तो आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, इसके अलावा दो और होते हैं। देखिए कृषि के अंदर अगर हम डिवाइडेशन करते जाएं, कृषि के प्रकार हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे कोई एक अलग फसल की कृषि करके उसको कर दे ये कृषि, तो इस तरह से जो चीजें बनती हैं, अगर हम देखेंगे तो एक कृषि है डेयरी फार्मिंग, डेयरी
फार्मिंग। देखिए डेयरी फार्मिंग जो होता है यह एक विशेष प्रकार की कृषि होती है। डेयरी फार्मिंग में इसमें एक विशेष यह एक ऐसी कृषि होती है जिसमें दूध का भी उत्पादन हो, पशुपालन भी हो, तो उसे डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत ऐसी कृषि की जाती है। देखिए कृषि का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फसल का उत्पादन करना या फसल लगाना, फसल को बोना, फसल कटाई करना। कृषि का मतलब ये नहीं। कृषि में व्यापारिक उद्देश्य से हो, चाहे खाद्यान्न उद्देश्य से हो, या तो फिर पशुपालन हो, तो ये सारी चीजें मिलकर कृषि का निर्माण करती हैं। ठीक है, पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो ये आपको याद रखना है, कृषि का पर्टिकुलर उद्देश्य नहीं होता कि सिर्फ फसल की बुआई कर दी तो वो कृषि हो गया। ठीक है, और एक होता है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग क्या होता है? ट्रक फार्मिंग में जो साग सब्जियां आती हैं दूर दराज से, वो व्यापारिक उद्देश्य से की जाती हैं, तो वो ट्रक फार्मिंग कृषि के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कृषि के कुछ विशेष प्रकार। कृषि के कुछ विशेष प्रकार देखेंगे। यहां से प्रश्न आते हैं और ये जितने हमने कल्चर बताए हैं ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आप देखिए हम जिस तरह से धीरे धीरे बता रहे हैं, आपको निश्चिंत होकर इन सब चीजों को देखना है। ये परीक्षा में यूपी के एग्जाम में आए हुए सभी कल्चर हैं जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको ध्यान से बारी बारी से सब कुछ देखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एपी कल्चर। ध्यान से देखिएगा, एपी कल्चर किसके अंतर्गत होता है? एपी कल्चर के अंतर्गत इसमें क्या होता है? व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पन्न करने के लिए, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पन्न करने के लिए मधुमक्खी पालन। ठीक है, मधुमक्खी पालन याद रखेंगे। व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन एपी कल्चर के अंतर्गत होता है। याद हो गया? सोच लिए। चलिए इसके बाद देखिए अर्बोरी कल्चर। अर्बोरी कल्चर है, इसमें जो वृक्षों और झाड़ियों की कृषि होती है, विशेष रूप से व्यापारिक स्तर पर विशेष प्रकार के जो वृक्ष और झाड़ी होते हैं, वृक्ष व झाड़ियों की कृषि जो होती है उसका अध्ययन किया जाता है विशेष प्रकार से उनके संरक्षण के लिए, संरक्षण और संवर्धन के लिए जो होता है वो अर्बोरी कल्चर के अंतर्गत होता है। अगला है आपके पास फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में क्या होता है? इसके अंतर्गत व्यापारिक स्तर पर, याद रखिएगा व्यापारिक, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में कभी कभी अगर घुमाएगा तो आपसे पूछ लेगा कि व्यापारिक स्तर पर, तो ये आपको याद रखना है कि व्यापारिक स्तर पर जो फूलों की खेती होती है वो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत होता है। ठीक है, जो फूलों की खेती होती है वो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत होता है। अगला है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर पे हमने अभी आपको बताया, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत व्यापारिक स्तर, ये भी व्यापारिक स्तर पर ही, तो आपको याद रखना है व्यापारिक स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन। ठीक है, तो ये हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत होता है। और उसके बाद अगला है हॉर्सिकल्चर। यातायात के लिए जो उन्नत प्रजाति घोड़ों और खच्चरों का, जो उन्नत प्रजाति के घोड़ों और खच्चर होते हैं उनका जो अध्ययन होता है, उनका जो पालन होता है, पालन पोषण होता है, वो कहलाता है हॉर्सिकल्चर। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरीकल्चर। मेरीकल्चर के अंतर्गत क्या होता है? मेरीकल्चर के अंतर्गत व्यापारिक स्तर पर समुद्री जीवों का अध्ययन। ठीक है, समुद्री जीवों का अध्ययन कह लें या उसके उत्पादन का अध्ययन कह लें, तो जो समुद्री जीवों का जो उत्पादन होता है वो मेरीकल्चर के अंतर्गत होता है। ठीक है, अगला है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर इसमें क्या होता है? अलग अलग सब्जियों की कृषि। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत अलग अलग, या ऐसे कह लें कि विभिन्न प्रकार के सब्जी की कृषि किसके अंतर्गत किया जाता है? ओलेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अगला है आपका पीसी कल्चर। ये वही है, पीसी कल्चर मतलब मछली उत्पादन। मछली उत्पादन व्यापारिक स्तर पर, मछली उत्पादन व्यापारिक स्तर पर। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होता है? सिल्वीकल्चर में जो वनों का संवर्धन होता है, क्या है? वनों का संवर्धन एवं संरक्षण से संबंधित है ये।
ठीक है। वनों के संवर्धन और संरक्षण से ही संबंधित है क्या, सिल्वीकल्चर, आपको याद रखना है। अब देखिए एक है सेरीकल्चर, यह एग्जाम में बहुत बार पूछा है, एग्जाम में जब प्रश्न घुमाता है तो इसको अलग तरीके से पूछता है, वो अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन याद रखिएगा सेरीकल्चर जो है यह कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो सेरीकल्चर के अंतर्गत किसके उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, किसका उत्पादन किया जाता है, तो सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है रेशम पालन के लिए, रेशम पालन की क्रिया के लिए किसका अध्ययन, शहतूत आदि का अध्ययन, अध्ययन कह लें या कृषि कह लें। तो देखिए यहां पे देखिए रेशम पालन के लिए, यहां पे देखिए हमने आदि लिखा है, रीजन इसका क्या है, इसका रीजन ये है कि जब आपसे सेरीकल्चर पूछता है तो आपको यही बताना है कि रेशम पालन के लिए जिन क्रिया की जरूरत पड़ती है और उनके अंतर्गत जो भी चीजें होती हैं, जैसे शहतूत की खेती की जाती है, तो वो रेशम पालन के लिए अगर की जा रही है तो सेरीकल्चर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों है, अभी हमने बताया कि यह कंफ्यूजन होगा जब पूछेगा सेरीकल्चर शहतूत की कृषि के लिए, तब आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। रेशम पालन के लिए है ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है आपका विटीकल्चर। विटीकल्चर के अंतर्गत क्या होता है, अंगूर का उत्पादन, ठीक है, अंगूर का उत्पादन। अंगूर का उत्पादन आपको पता रहना चाहिए कि अंगूर का उत्पादन जो है वो व्यापारिक स्तर पर, क्योंकि हमने जितनी भी बात की है अभी व्यापारिक स्तर पर बात कर रहे हैं। अगला है ओलिविकल्चर। ओलिविकल्चर क्या है, इसमें जैतून के उत्पादन की बात होती है ना, जैतून के उत्पादन की बात होती है, ये भी व्यापारिक स्तर पर। विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन, ओलिविकल्चर में जैतून का उत्पादन, और ये दोनों व्यापारिक स्तर पर, ठीक है। और उसके बाद अगला है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या है, वर्मी कल्चर होता है केचुए के उत्पादन से, किसके, केचुए के उत्पादन से होता है, ये भी व्यापारिक स्तर पर, ठीक। अगला है आपके पास मोरी कल्चर। मोरी कल्चर, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मोरी कल्चर। ये जो मोरी कल्चर है ये रेशम कीट के पालन के लिए, रेशम कीट के पालन के लिए व्यापारिक स्तर पर शहतूत की खेती। देखिए अब जब आपसे प्रश्न घुमाएगा तब आपसे कैसे प्रश्न पूछेगा, एक सेरीकल्चर से पूछ देगा और एक मोरी कल्चर से पूछ देगा और आपसे कहेगा कि इनमें से कौन सा सही है। तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो पढ़ा था कि सेरीकल्चर जो है वो भी शहतूत की कृषि के लिए है और मोरी कल्चर ये भी शहतूत की कृषि के लिए है। तब आप क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, जब प्रश्न घुमाता है तब आप क्या करेंगे बताइए। ऐसे कंडीशन में देखिए हमने आपको इसलिए ध्यान से बताया, देखिए सुनिए, सेरीकल्चर जो है वो रेशम पालन के लिए, जो शहतूत का स्पेशली कृषि नहीं किया जा रहा है, इसमें आदि लिखा है, मतलब और सारी चीजें जो भी रेशम पालन की जरूरत के लिए है वो सेरीकल्चर के अंतर्गत होता है। लेकिन मोरी कल्चर जो होता है वो शहतूत की खेती के लिए ही होता है, क्योंकि शहतूत की खेती रेशम के लिए ही होता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर शहतूत की खेती की बात आएगी तो वो सिर्फ मोरी कल्चर के अंतर्गत होगा, वो सिर्फ मोरी कल्चर के अंतर्गत होगा, ये आपको याद रखना है। तो इसके अलावा ये आपको याद रखना है, तो कृषि के जितने भी विशेष प्रकार थे वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला फलों का वर्गीकरण करेंगे, माफ करिएगा फसलों का वर्गीकरण करेंगे। फसलों के वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग किस पहले जीवन के आधार पर देखेंगे, फिर खाद्यान्न के आधार पर देखेंगे, फिर मौसम ऋतुओं के आधार पर देखेंगे उनका कैसे कैसे वर्गीकरण, क्योंकि इससे प्रश्न बनता है। और जब इससे प्रश्न बनता है तो क्या होते हैं, विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाता है उनके अंतर्गत, क्योंकि कोई फसल ऐसे मान लीजिए अभी हम लोग पढ़ेंगे चारा की फसलें, तो उसमें क्या होगा, गन्ना भी दे दिया और बाजरा भी दे दिया, ज्वार भी दे दिया। तो आप तो कहेंगे मेरे गांव में क्या होता है कि गन्ने का जो पत्ता होता है वो गाय भैंस जो भी हैं वो खाती हैं, बकरी आदि खाती हैं, तो वो भी तो चारा के अंतर्गत आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, गन्ना नहीं है, गन्ना व्यापारिक स्तर पर है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो भी है वहां पे जो भी खेती की जा रही है चारा के अंतर्गत, तो वो चारा की फसल, प्रश्न यहां से पूछता है कि निम्न में से चारा की फसलें कौन सी नहीं है, 3 दे देगा है और 1 नहीं है,
हो सकता है गन्ना ही दे दे, तो वहाँ पे आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे और गलत करके चले आएंगे। इसलिए हमने जो भी वर्गीकरण है वो अलग अलग स्टेप में बांटा हुआ है, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आप निश्चिंत होकर क्लास को देखते रहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए इसमें क्या है, हम लोग सबसे पहले देखेंगे जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर कैसे किया जा रहा है, देखिए जीवन चक्र के आधार पर सबसे पहले दिया हुआ है 1 वर्षीय फसल, फिर उसके बाद द्विवर्षीय फसलें और 3 वर्षीय फसलें। फसलों के वर्गीकरण में हम लोगों ने सबसे पहले देखा 1 वर्षीय फसलें, द्विवर्षीय फसलें, उसके बाद बहुवर्षीय फसलें। 1 वर्षीय फसलें जो वो होती हैं जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा कर लेती हैं। ऐसी फसलें हैं जो अपना जीवन 1 वर्ष में पूरा कर लें, वो 1 वर्षीय फसलें होती हैं। कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का और ज्वार, बाजरा, और ये जो भी जितनी भी फसलें हैं ये क्या है, ये 1 वर्षीय फसलें हैं। उसके बाद द्विवर्षीय फसलें, वे फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा कर लें। ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं, ऐसी फसलें हैं जैसे चुकंदर। चुकंदर जो अपना जीवन चक्र क्या करती है, 2 साल में पूरा करती है। उसके बाद बहुवर्षीय फसलें। अब बहुवर्षीय फसलें का मतलब ये नहीं कि 3 वर्ष में जो पूरा हो, उसका मतलब ये है कि जो 2 वर्ष से अधिक का समय लें। जो 2 वर्ष से अधिक का समय लेती हैं वो बहुवर्षीय फसलों के अंतर्गत आती हैं, जैसे रिजका, ठीक है, नेपियर, घास, ये सभी चीजें बहुवर्षीय के अंतर्गत होती हैं। अब आपके मन में डाउट आया होगा कि रिजिका क्या है। अरे आपके मन में ये क्यों नहीं आया कि घास क्या है, क्योंकि आप लोगों ने घास देखा है, जाना है, तो नेपियर भी जब आप देख लेंगे, जान लेंगे, तो आपके मन में सवाल नहीं आएगा। हालांकि जब हम फसल आगे पढ़ेंगे इस क्लास के बाद, वहाँ पे इन दोनों का चर्चा होगा, तो वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। अब देखिए, अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, यहाँ से प्रश्न ऐसे बनेगा, पूछ देगा कि निम्न में से चुकंदर जो है फसल किस प्रकार की है। आपके पास ऑप्शन हो जाएगा 1 वर्षीय फसल, द्विवर्षीय फसल, बहुवर्षीय फसल, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको ये नहीं पता है कि किस क्षेत्र से है, कितने वर्ष में इसका फसल चक्र पूरा होता है, तो आप गलत करके चले आएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर चुकंदर जो है सही हो जाएगा, द्विवर्षीय फसलें, क्योंकि चुकंदर द्विवर्षीय फसलें हैं। तो यहाँ से इस टाइप के प्रश्न उठते हैं। तो जीवन चक्र के आधार पे इस तरह से डिवाइड हमने किया। अब उसके बाद अगला देखिए, अगला है ऋतुओं के आधार पे। यहाँ से प्रश्न बनता है, यहाँ से आप लोगों ने जाना भी होगा। देखिए ऋतुओं के आधार पे हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। पहला है खरीफ फसलें, उसके बाद रबी फसलें, और उसके बाद जायद की फसलें। ठीक, खरीफ की जो फसलें होती हैं वो जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, ये आपको याद रखना है। हालांकि अब मौसम में बहुत चेंज आने लगे हैं, तो ये करंट का मुद्दा है, लेकिन जो फैक्ट हैं, जो परिभाषा है, जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें हमको जानना जरूरी है। तो खरीफ की फसलें जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, उसके काटने का समय या उसके बोए जाने का समय, तो आपको याद रखना है कि यह जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? इसके अंतर्गत आती हैं फसलें जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, और उसके बाद ज्वार, बाजरा, तो ये सब फसलें जो हैं वो आती हैं। इसके अलावा मूंगफली हो गया, जूट हो गया, अरहर हो गया, तो ये भी खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती है। ठीक है, एक एग्जाम में पूछा हुआ है सूर्यमुखी, जो कि कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये खरीफ फसलों के अंतर्गत आता है, तो ये आपको याद रखना है। मूंगफली भी पूछा है, तो मूंगफली को भी आपको याद रखना है, वो खरीफ फसल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला है रबी की फसल। ये जो रबी की फसल है यह बोया कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च व अप्रैल के अंतर्गत काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल के अंदर अंदर इसके मध्य में काट लिया जाता है। ठीक है, और ये जो रबी की फसलें होती हैं, जैसे कौन कौन सी फसलें हो गई, जैसे कि गेहूं हो गया, ठीक है, गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू। आलू आपका एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार, तो आपको याद रखना है। एक हो गया अलसी,
और बहुत सारी फसलें हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फसलें थी, इसको आपको याद रखना है। तो ये रबी की फसलों के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। क्योंकि ये फसलें जो हैं, रबी फसल को शीत ऋतु का फसल कहा जाता है। ठीक है, शीत ऋतु का फसल कहा जाता है, इसको याद रखना है आपको। तो ये जो शीत ऋतु का फसल है, जब पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है उससे जो वर्षा होती है वो गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, इन सब फसलों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही, ऐसा कह लें कि उसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, अगला देखिए है जायद की फसलें। जायद की फसलें ये रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के मध्य ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो जायद की फसलें हैं इसको ग्रीष्म काल की फसल भी कहा जाता है। तो याद रखना है कि रबी और खरीफ फसल के मध्य की जो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल होती है वो जायद की फसल होती है। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं, जैसे खरबूज, ठीक है, तरबूज, ककड़ी और सब्जियां जो होती हैं इस समय की वो। ठीक है, तो ये चीजें थी ऋतुओं के आधार पर, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगला है आर्थिक महत्व के आधार पर। यहां से देखिए, आप लोगों ने धान्य बहुत सुना होगा। धान्य का मतलब क्या होता है? धान्य का मतलब ये नहीं होता है कि धान कोई फसल नहीं है धान्य, लेकिन हाँ, धान्य फसलों के अंतर्गत वे फसल आते हैं जो दाने अनाज के रूप में खाने के काम में आते हैं, वो धान्य फसलें कहा जाता है। तो यहाँ से गेहूं, चावल, ज्वार जो भी खाने के दाने के रूप में आती है वो धान्य फसलों के अंतर्गत आती हैं। देखिए, आर्थिक महत्व के आधार पर जब इसको डिवाइडेशन करेंगे तो 4 भागों में, एक धान्य की फसल, एक दलहनी फसल, एक तिलहनी फसल और एक रेशेदार फसलें। कौन कौन सी होती हैं? जो धान्य फसलें होती हैं, इन फसलों के दाने अनाज के रूप के खाने के काम में आती हैं। जैसे कौन कौन सी फसलें होगी? धान, मक्का और गेहूं और ज्वार, सरसों, बाजरा, ये सभी चीज़ें जो फसलें जो खाने के काम में आती हैं, उनके अनाज जो खाने के काम में आते हैं वो धान्य फसलें होती हैं। अब देखिए, अगला है दलहनी फसलें। इन फसलों का मुख्य रूप से प्रोटीन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे चना। देखिए, हालांकि चना धान्य फसल भी है, लेकिन हम इसको दलहनी फसल के अंतर्गत रखते हैं क्योंकि ये इनके प्रोटीन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन के रूप में देखिए, जैसे कि मूंग, चना, मूंग हो गया, उड़द हो गया, ठीक है, उड़द और मसूर, और एक है सोयाबीन। सोयाबीन तो आप खाते ही होंगे, यहाँ जानते होंगे, इसमें सबसे 43 से 44% तक का प्रोटीन पाया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगला है तिलहनी फसल। देखिए, दलहनी और तिलहनी, इन दोनों फसलों में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादन वाला है, ऐसा कह सकते हैं, उत्पादन वाला राज्य है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। हालांकि ये सब चीज़ों के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तिलहनी फसल जो है, इन फसलों के बीजों से तेल की प्राप्ति की जाती है। तिलहनी फसल में फसलों के बीजों से क्या होती है? तेल प्राप्त की जाती है। जैसे सरसों हो गया, ठीक है, राई हो गया, तोरी हो गया और कुसुम हो गया। ठीक है, और इसके अंतर्गत मूंगफली तो भूल ही रहे हैं, मूंगफली, ठीक है, ये सभी फसलें तिलहनी फसलों के अंतर्गत आती हैं। अब आप कहेंगे कि मूंगफली कैसे तिलहनी फसल के अंतर्गत आती हैं? तो हम ये भी कहेंगे सूर्यमुखी भी इसी के अंतर्गत आता है। हमारे कहने का मतलब ये है, जिन फसलों से तेल निकलता है, जिनके बीजों से तेल की प्राप्ति होती है, वो तिलहनी फसलों के अंतर्गत आता है। अगला है रेशेदार फसलें। जिन फसलों से रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे कौन कौन सी फसलें हैं? जूट हो गया, कपास हो गया, पटसन हो गया ना, तो ये सभी फसलें रेशेदार फसलों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखिए, ये रहा आर्थिक महत्व के आधार पर। यहां से भी ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा तिलहनी फसल है? पूछता है, जितने भी वर्गीकरण के आधार पर बता रहे हैं प्रश्न पूछता है। आप एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है, एकदम ध्यान से आपको देखना है। देखिए, जैसे धान्य, निम्न में से धान्य की फसलें कौन सी हैं, या 3 ऑप्शन सही दे देगा। निम्न में से धान्य की फसलें कौन नहीं है, तिलहनी फसल कौन है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है।
ठीक है, यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। चलिए अगला है, अगला किस आधार पर देखेंगे, अगला है उपयोग के आधार पर। हम किन फसलों का कैसे उपयोग करते हैं उसके आधार पर हम लोग देखेंगे। ऐसे फसलें जिनका उपयोग व्यापारिक स्तर पर किया जाता है वे नकदी फसलें होती हैं। जैसे कौन कौन सी हो गया, आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू, ये नकदी फसलें हो गई। अंतर्वर्ती फसलें बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए ये कौन सी फसलें होती हैं, जो दो फसलों के बीच में के समय में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं उसे अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं। जैसे कौन कौन सी फसलें होंगी, जैसे मूंग और जीरा आदि, ये भी आपको याद रखना है। कीट आकर्षक फसलें, मुख्य फसल को कीड़ों से बचाने के लिए चारों तरफ लगाए जाने वाली फसलें। जैसे कपास के चारों ओर क्या लगाया जाता है, भिंडी लगाया जाता है, भिंडी का फसल उगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे क्या होता है, कपास लगा दिया जाता है और उसके चारों तरफ क्या की जाती है, भिंडी की फसल लगा दी जाती है, जो जिससे ये भिंडी जो है कीड़े जो होंगे इस भिंडी की फसल में लगेंगे और कपास आपका सेफ बच जाएगा। तो वो कीट आकर्षक फसलें होती हैं। अगला है आपका आवरण फसलें, भूमि को अपर्दन से बचाने के लिए लगाई जाने वाली फसलें। भूमि को अपर्दन से रोकने के लिए बचाई जाने वाली फसलें, जैसे मूंग हो गया, उड़द हो गया और लोबिया हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए ध्यान से एक बात याद रखिएगा कि मूंग यहाँ पे हमने बताया आवरण फसलें और यहाँ पर हमने बताया अंतर्वर्ती फसलें। तो ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर जो अनाज है, जो फसल है वो एक ही के अंतर्गत आए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि किस फसलों के अंतर्गत कौन सी फसल आ रही है। जैसे कि मान लीजिए कीट आकर्षक फसलों के अंतर्गत भिंडी आ रहा है, कपास आ रहा है, माफ करिएगा भिंडी आ रहा है क्योंकि ये कपास के चारों तरफ लगाया जाता है। और आवरण फसलों के अंतर्गत मूंग भी आ रहा है, अंतर्वर्ती फसलों के अंतर्गत भी मूंग आ रहा है। तो इससे कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आपको अब इससे अच्छा बेहतर आपको कहीं अगर मिलेगा भी नहीं, आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए हम लोग देखेंगे हरी खाद फसलें। हरी खाद फसलें, मृदा में कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाने के लिए मुख्य फसलों को लगाकर जमीन में दबा दिया जाता है हरी खाद फसलों के रूप में। ठीक है, कौन कौन सी, जैसे सनई, सनई का नाम सुना होगा आपने, टैंचा या टैचा भी कहते हैं इसको। ठीक है, मूंग के इसके भी अंतर्गत आता है और उड़द आता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके लोबिया भी हरी खाद फसलों के अंतर्गत आता है, क्योंकि इनको क्या होता है, इनको जमीन में दबा दिया जाता है जिससे ये खाद के रूप में काम करने लगती हैं। ठीक है, अगला देखें चारे की फसल। चारे की फसल ऐसे फसल जो पशुओं को चारा के लिए उपयोग की जाती, जिनसे चारा प्राप्त होता है। जैसे बाजरा, कुल्थी और ज्वार, लोबिया, सोंठ, मक्का, ये सभी क्या है, चारे की फसलें हैं। और एक है बरसीम, जो कि आपको पता होगा अगर आप गांव में रहते हैं। हालांकि गांव में जो रहते हैं वो बरसीम को तो जरूर जानते होंगे। ठीक है, तो ये चारे की फसल हो गई। अब इसके बाद देखिए शर्करा की फसलें, इनके वो फसल जो होती हैं जिससे शर्करा प्राप्त की जाती है। जैसे एक बहुत ही अच्छा लेते हैं, एक गाजर और एक चुकंदर। ठीक है, गाजर, चुकंदर, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जिससे शर्करा उत्पन्न होती है वो गन्ना। ठीक है, तो ये ऐसे हो गए। अब जड़ व कंद वाली फसलें, जड़ व कंद वाली फसलें, इसके रूपांतरित जड़ों तथा तनों को खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी हैं, ये तो आपको अंदाज भी लगा सकते हैं, आपको पता भी होगा। चलिए हम बताते हैं कौन कौन सी फसलें हैं। जैसे हो गया आलू, मूली, गाजर, चुकंदर। ठीक है, तो ये कौन सी हैं, जड़ व कंद वाली फसलें। मसाले की फसलों, जिनका प्रयोग मसालों के लिए किया जाता है। कौन कौन सी फसलें हैं, जैसे प्याज, मिर्च, धनिया, लहसुन और हल्दी, अदरक, ये सभी चीज़ें मसाले के अंतर्गत आते हैं, मसाले फसलें होती हैं। उसके बाद औषधि वाले फसलें, वे फसलें जो औषधि के उपयोग में की जाती हैं
और सब्जी वाली फसलें वे फसलें जो सब्जी के रूप में उपयोग की जाती हैं। औषधि वाली फसलों में कौन कौन सी हैं? जैसे कि अदरक का उपयोग भी औषधि के लिए होता है, और हल्दी का उपयोग भी होता है। तो इनके अलावा भी जो फसलें होती हैं वो औषधि वाली फसलें होती हैं। सब्जी वाली फसलों में जैसे मटर, टमाटर, भिंडी, आलू, ये सभी चीज़ें सब्जी वाली फसलें होती हैं। तो ये रहा उपयोग के आधार पर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगला है फसल और उनकी किस्में। फसल और उनकी किस्में, तो ये याद रखिएगा कि ये देखिए फसल है गेहूं और ये इनकी किस्में हैं। चलिए देखते हैं बारी बारी से सारी फसलों को एक बार पढ़ लेते हैं, जिससे क्या होगा, आप क्लास देख रहे हैं तो आपके माइंड में एक बार से ये सेटअप हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, गेहूं के ये गेहूं है और ये इनकी ये फसल है इस साइड, ये सारी, और ये क्या है, उनकी किस्में हैं इस साइड। देखिए गेहूं में सोनालिका, गिरिजा, प्रताप, शैलजा, अर्जुन, मुक्ता, सुजाता, जनकसेरा, जयराज, यूपी 378, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, और यूपी 262, ये गेहूं की किस्में हैं। और धान के अंतर्गत देखेंगे IR8, ये IR8 ये एग्जाम में पूछा हुआ है, और IR24 भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये दोनों एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो धान के फसलों के अंतर्गत ये किस्में आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद बहुत सारी हैं, जयंती, सोना, जया, कृष्णा, विजया, पद्मा, बाला, सरस्वती, साकेत 3, साकेत 4, जगन्नाथ, जागृत, पंकज और मसूरी। तो ये भी याद रखना है। अगला फसल कौन सा है, आलू। आलू की कौन कौन सी किस्में हैं? आलू की किस्मों में कुफरी, याद रखिएगा, एक ट्रिक जैसा बताते हैं आपको कि कुफरी उसके फसल किस्मों के पहले नाम अधिकतर आता है। जैसे कुफरी अलंकार, कुफरी चमत्कार, कुफरी बहार, कुफरी सिंदूरी, कुफरी ज्योति। अगर आपसे पूछते कुफरी ज्योति, तो अगर आपको पता चल गया कुफरी, तो ये आलू की एक प्रजाति होती है। जो कुफरी है वो एक प्रजाति है, तो इसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। काफी के अंतर्गत ओल चिक्स कुर्ग एग्जाम में पूछा हुआ है, कैंटस और S288 भी एग्जाम में पूछा हुआ है। जो एग्जाम में पूछ रहा है हम उसको क्या कर रहे हैं, उस पर गोला कर दे रहे हैं, वो एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, गन्ना से BO43 और BO47 और BO49, BO65। इसके बाद कपास, श्यामली, लोहित, अंजलि, बीकानेरी, सुजाता और सुवीन, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद मूंगफली में देखेंगे अर्लिनर, ज्योति, जूनागढ़, चंद्रा, कौशल। अगला देखेंगे हम कौन सी फसल है, सरसों। सरसों में वरुणा, सेसर, प्रकाश, क्रांति, लाहा, दुर्गामणि, संगम और सुफला। इसके बाद सोयाबीन, हरडीली और क्लार्क 63, ये दोनों एग्जाम में आए हुए हैं। उसके बाद पंजाब, अंकुर, बैग, अलंकार, शिलाजीत। ये जो फसलें हैं इनकी ये क्या है, किस्म है। अरहर की कौन कौन सी किस्म है? अरहर की 3 किस्म है, प्रभात, शारदा और मुक्ता। उसके बाद मटर की कौन सी है, रचना, स्वर्णरेखा और BL1 जो है ये एग्जाम में पूछा हुआ है। आर्केल, विनिविले और जवाहर मटर। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला देखिए चना के कौन कौन सी किस्म है, गौरव, अजय, अतुल, पूसा। इस चना के अंतर्गत पूसा एक प्रजाति है। अगर पूसा लगा हुआ है किसी किस्म के नाम में तो याद रखिएगा वो चना का किस्म है। जैसे पूसा 208, पूसा 209, पंतजी 114 और RS 11। उसके बाद मक्का देखेंगे, मक्का में गंगा, गंगा 3, गंगा 5, रणजीत, दक्कन, प्रोटीना, अंबर, श्वेता, तरुण, नवीन, हिमालयन 1, 2, 3। ये जो हिमालयन 123 है ये एग्जाम में 2 बार पूछा है। एक मंडी परिषद के एग्जाम में पूछा था, ठीक है, और एक एग्जाम हुआ था UPSSC का, कौन सा एग्जाम था, शायद वीडियो का एग्जाम था, उसमें पूछा था। तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, UPSSC। उसके बाद क्या है, सोना, विजय, किसान, विक्रम, ये मक्के की क्या है, किस्में हैं। उसके बाद क्या ज्वार है, क्या ये CHH1 है, CSH1। और उसके बाद CSV1 और एक है CSV3 और एक लास्ट में है स्वर्ण। ठीक है, तो ये रही फसलें और उनकी किस्में। अब इसके बाद हम लोग अगला क्या देखेंगे, अगला हम लोग देखेंगे फसल व सब्जियों के उत्पत्ति स्थल। प्रश्न बनते यहाँ से बनते हैं। जितना भी हम लोगों ने अभी तक बात की है, चर्चा की, वहां से तो प्रश्न बनते ही बनते हैं। अब यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, सारी चीजें हर जगह से प्रश्न बनते हैं। आप देखेंगे कि एक ही क्लास में कैसे आधे से ज़्यादा हम लोग कृषि कवर करेंगे। इस क्लास में आधे से ज़्यादा कृषि कवर हो जाएगा, इसके बाद एक क्लास और देखेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश का कृषि देखेंगे। ठीक है,
चलिए, तो देखिए भारत में कौन कौन सी फसल का, अगर आपसे तोरिया पूछता है, तोरिया किस देश की उत्पत्ति स्थल माना जाता है, तो भारत का उत्पत्ति स्थल जो होता है तोरिया है। उसके बाद भिंडी, लौकी, लीची, गन्ना, जूट, मूंग, अरहर, उड़द, कपास, आंवला, बेर, कटहल, आम, बैगन, ये सारी की सारी फसलें क्या है, भारत में उत्पत्ति स्थल माना जाता है। शकरकंद का अमेरिका में, प्याज, अमरूद, पपीता, ये चारों फसलें अमेरिका का उत्पत्ति स्थल है। अफ्रीका में कौन कौन सी फसलें हैं, लोबिया, तिल, बाजरा, ज्वार, ये अफ्रीका के उत्पत्ति स्थल माने जाते हैं। ब्राजील में मूंगफली, लाल मिर्च और सनई, ये तीनों हो गई। और चीन में सोयाबीन, लीची, तोरिया और मूली। अब यहां पर एक प्रश्न आपसे एग्जाम में देके फंसा देगा, और जब फंसाएगा तो आप वो गलत करके आएंगे। यहां पे देखिए जो लीची है और तोरिया है, ये दोनों जो फसलें हैं, ये इंडो चीन इसको माना जाता है। इंडो चीन मतलब ये इंडिया में भी इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है, और भारत में, माफ करिएगा, इंडिया में भी और चीन में भी। ठीक है, तो इसलिए इसको इंडो चीन फसलें कहते हैं, लीची और तोरिया को। ठीक है, इसलिए जो है देखिए तोरिया यहाँ पर भी भारत में भी हमने शामिल किया है, और उसके बाद यहाँ पर भी हमने शामिल किया है चीन में भी। लीची भारत में भी है और लीची चीन में भी है, तो यहाँ से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए और देखते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, दक्षिण अमेरिका टमाटर, जो टमाटर का उत्पत्ति स्थल है वो दक्षिण अमेरिका है। गेहूं और चना का उत्तर पश्चिम एशिया। चावल का उत्पत्ति स्थल दक्षिण पूर्व एशिया है। बरसिम का उत्पत्ति स्थल मिस्र है। और तंबाकू और मक्का का जो है उत्पत्ति स्थल वो मैक्सिको है। अलसी का जो है फारस की खाड़ी है। मसूर और मटर का उत्पत्ति स्थल क्या है, एशिया माइनर है। आलू का उत्पत्ति स्थल चिली है। चुकंदर का उत्पत्ति स्थल यूनान है। फूल गोभी का उत्पत्ति स्थल इटली है। और केला का उत्पत्ति स्थल फिर देखिए इंडो चाइना। इंडो चाइना मतलब इंडिया और चीन, ये दोनों देशों को माना जाता है। उसके बाद अंगूर, अंगूर का देखिए अर्मेनिया है, वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा छुप गया है, वो अर्मेनिया है। ठीक है, तो अर्मेनिया आपको याद रखना है, किस फसल का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, अंगूर का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। देखिए जैसा ही अगर आपको कुछ बच्चे कमेंट में कह रहे थे कि पीडीएफ देने के लिए, तो मेरा मतलब ये है कि जब हम आपको पूरा स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं और सारी चीजें स्क्रीन पे लिखी रहती हैं, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने में क्या तकलीफ हो रही है, आप सीधे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसमें पीडीएफ की कोई ज़रूरत है ही नहीं, है ना। तो यहाँ से हालांकि जिस चीज़ों की पीडीएफ जरूरत होगी उसको हम जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे पौधों के मुख्य पोषक तत्व और उनके कार्य। जैसे नाइट्रोजन का पौधों में क्या कार्य होता है, तो ये देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नाइट्रोजन जो होता है वो पर्णहरित का निर्माण मतलब क्लोरोफिल का निर्माण करने में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, पत्तियों में सरसता सहायक होता है और पौधों के विकास के लिए सहायक होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन का कार्य, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है, फसल काटने की अवधि बढ़ाने में। फसल काटने की अवधि बढ़ाने में नाइट्रोजन का प्रमुख योगदान होता है, प्रोटीन निर्माण में भी होता है, ये सहायक होता है। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम का देखिए, पौधों को सूखे के झटके से बचाना होता है, तने में मजबूती प्रदान करना है। अब एग्जाम में पूछा हुआ है पोटेशियम से कैसे, कीट एवं रोगों के प्रति सहन करने की क्षमता प्रदान करना किसके लिए होता है, पोटेशियम का। पोटेशियम जो होता है ये एक ऐसा तत्व है जो कीटों और जो फसल होते हैं उनके रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है। आलू में स्टार्च प्रोटीन शर्करा को बढ़ाना पोटेशियम का कार्य होता है। उसके बाद अगला है पोषक तत्व क्या है, फास्फोरस है। ये जो तत्व होता है पौधों की जड़ों के विकास करना, दलहनी फसलों में गांठों का निर्माण करना और संख्या में वृद्धि करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना, ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो अगला है किसका, फास्फोरस का, पौधों में कलियों का, फूलों का, बीजों का, फलों के विकास में मदद करना। उसके बाद भूसे की तुलना में दाने के अनुपात को बढ़ाना, ये भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये दोनों आपको याद रखने हैं, एक दलहनी फसलों में गांठों के निर्माण और उसकी संख्या में वृद्धि करने के लिए, और एक भूसे की तुलना में दाने को बढ़ाने के लिए, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए अगला है कैल्शियम, दलहनी फसलों में प्रोटीन का निर्माण और कोशिका संरचना विभाजन में सहायक होता है। अगला है मैग्नीशियम, क्लोरोफिल के लिए और चारों के लिए, जो फसलों के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो ये याद रखना है। अगला है गंधक, मतलब इसको कहते हैं सल्फर।
सल्फर को गंधक कहते हैं। ये प्रोटीन और तेल के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, अगला है लोहा, आयरन, श्वसन में ऑक्सीजन का वाहक होता है। जो पेड़ पौधे में जो श्वसन होती है वो ऑक्सीजन का वाहक होता है। कौन? लोहा, आयरन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है जस्ता, जिंक। ये हार्मोन के जैविक संश्लेषण में सहायक होता है और क्लोरोफिल का निर्माण करता है और एंजाइम में सक्रियता, ये इंपॉर्टेंट है जिंक के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और कौन कौन सी है, चलिए अगला और देखते हैं। और है कापर हो गया। कापर कवक जनित रोगों के नियंत्रण में सहायक होता है। ऑक्सीकारक में नियमितता बनाने के लिए कापर की जरूरत पड़ती है। बोरोन, ये बोरान है, माफ करिएगा थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है तो इसके लिए माफ करिएगा। बोरान है। बोरान जो है दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथि में सहायक होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है और आपको इसको याद रखना है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम के अनुपात को नियंत्रित करना। देखिए बोरान में जो दोनों दिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना है कि पोटेशियम और कैल्शियम के नियंत्रण करता है, उनके अनुपात को नियंत्रण करता है। ना कैल्शियम को बढ़ने देता है, ना घटने देता है, ना पोटेशियम को बढ़ने देता है, ना घटने देता है। अगर बोरान की कमी हुई फसल में तो कैल्शियम बढ़ने घटने लगेगी और जो ये पोटेशियम ये भी बढ़ने घटने लगेगा, उनके अनुपात क्या होगा? बढ़ने घटने लगेगा। इसलिए बोरान जो होता है वो फसलों में जरूरी होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है, चाहे दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथि में सहायक होता है और पोटेशियम कैल्शियम के अनुपात को नियंत्रित करना, ये दोनों आपको याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले चलते हैं मैग्नीज के बारे में। क्लोरोफिल और कार्बोहाइड्रेट के में क्या महत्वपूर्ण होते हैं, सहायक में महत्वपूर्ण होते हैं। क्लोरीन क्या करता है? ऊतक डिहाइड्रेशन और प्रकाश संश्लेषण करता है, में इसमें सहायक होता है। और इसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, प्रकाश संश्लेषण। ये दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है क्योंकि इसमें जो विटामिन B12 पाए जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कोबाल्ट विटामिन B12 के लिए। उसके बाद वाष्प उत्सर्जन, इन सभी चीज़ों में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण से कोबाल्ट के लिए पूछा है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कोबाल्ट के लिए पूछा है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये क्या होता है? ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें उसके संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, चलिए इतना हम लोगों ने जाना। अब इसके बाद हम संज्ञाएं देंगे। ये जो संख्या लिखा हुआ है ये माफ करिएगा, यहाँ पर भी मिसप्रिंट है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, तो इसमें हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, ये संज्ञाएं हैं। ठीक है, इसमें देखिए वही चीज़ें दी गई, वही दिया गया है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। जैसे दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? चना को कहा जाता है। फलों का राजा आम को, याद रखिए, दलहनों का राजा चना को, फलों का राजा आम को, मसालों की रानी इलायची को, सूखे फलों का राजा बेर को, और उसके बाद वनों का राजा टीक को, भारत का स्वर्णिम तंतु जूट को, भारत का ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। उजला सोना कपास, देखिए एग्जाम में सारी चीजें पूछे गए हैं, उसी का कलेक्शन है ये। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो कपास है और ये जो जूट है, भारत का स्वर्णिम तंतु और उजला सोना, ये कई बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए हमने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद ही रखिएगा, ये रिपीट हुए प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद उजला सोना कपास को कहते हैं। एक पत्तों वाली फसल गरारी को कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। शाकाहारी मांस मशरूम को। ये जो दलहनी की रानी किसे कहता है? मटर को। ये संज्ञाएं हैं, इसको आपको याद रखना है। फलों के राजा को क्या कहते हैं? आम कहते हैं, लेकिन फलों की रानी लीची को कहा जाता है। फूलों की रानी किसे कहता है? ग्लेडियोलस को। किसको? ग्लेडियोलस को। गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, हरा सोना अफीम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल्प वृक्ष, ये तो एग्जाम में पूछा है, तो ये भी आता है। कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? नारियल को। मोटा अनाज ज्वार और बाजरा। 21वीं सदी का पेड़ नीम को कहा जाता है। अनाजों की रानी मक्का को कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो हुई ये संज्ञाएं हो गई। तो आज का ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, याद रखिएगा अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो भी नोटिफिकेशन होगी आपको मिले, इसलिए आप बेल आइकन भी दबा दें। देखिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कृषि का दूसरा पार्ट क्लास देखेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश की कृषि पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग ग्राम समाज एवं ग्रामीण विकास से हम लोग धीरे धीरे क्या हुआ अंत की तरह बढ़ रहे हैं और जल्द से ही इस टॉपिक को
हमारे UP लेखपाल के ग्राम समाज ग्राम विकास के टॉपिक को जल्द से जल्द कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।